दोस्तों, आज औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के बीच उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन की समवेत परिघटना है या समवेत घटना है। औद्योगिक क्रांति उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन या यूँ कहें उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। अगर यह सिर्फ उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है तो इसे क्रांति क्यों कहते हैं? केवल प्रणाली में परिवर्तन क्रांति को जन्म देता है, इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। पहला बिंदु यह है, उत्पादन प्रणाली में कौन सा परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन हम देखते हैं हस्तशिल्प की जगह शक्ति चालित यंत्र प्रयोग किए गए। उत्पादन प्रणाली में हस्तशिल्प के स्थान पर शक्तिशाली यंत्रों का प्रयोग किया गया। इसका क्या प्रभाव पड़ा? हस्तशिल्प में जहां उत्पादन छोटे पैमाने पर वहीं शक्ति चालित यंत्रों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन यहाँ छोटे पैमाने पर उत्पादन किस लिए है? स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है तो इसका उपयोग घरेलू एवं दूर दराज के क्षेत्रों में विदेशी व्यापार में। उत्पादन प्रणाली में किन प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं? पहला, हस्तशिल्प के स्थान पर शक्तिचालित यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। उत्पादन जहां छोटे पैमाने पर हो रहा था, यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है। यह उत्पादन स्थानीय आवश्यकताओं या लोकल डिमांड्स की पूर्ति के लिए है, जबकि यहाँ घरेलू, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड्स की पूर्ति के लिए है। साथ साथ यहाँ उत्पादन शिल्पियों या कारीगरों के घर पर परंतु यहाँ उत्पादन कारखानों में। तो उत्पादन प्रणाली में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं? हस्तशिल्प की जगह यहाँ शक्ति चालित यंत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं। यह छोटे पैमाने पर हो रहा है यहाँ उत्पादन, यहाँ बड़े पैमाने पर है। यह स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन यहाँ घरेलू एवं विदेशी व्यापार के लिए भी है, घरेलू डोमेस्टिक डिमांड्स की पूर्ति के लिए है। और यहाँ यह शिल्पियों, कारीगरों के घर पर और उत्पादन हो रहा है, जबकि यहाँ हम कारखानों में उत्पादन कर रहे हैं। तो ये प्रणाली में हुए परिवर्तन है। लेकिन ये परिवर्तन किन कारणों से क्रांति के रूप में जाने जाते हैं, इसका विश्लेषण, इसका परीक्षण करना आवश्यक है।
जैसे जो परिवर्तन हुए यंत्रों और शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग कारखानों में उत्पादन बड़े पैमाने पर उत्पादन आवश्यकता पूर्ति के स्थान पर या आवश्यकता पूर्ति के साथ साथ लाभ अर्जित करने का भाव भी है या लाभ अर्जित करने की प्रेरणा भी है। तो इन परिवर्तनों में हम देखते हैं कि ये परिवर्तन कुछ मूलभूत परिवर्तन हैं जिन कारणों से इनके परिणाम व्यापक और विशिष्ट हुए और इनका प्रभाव सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन सभी क्षेत्रों में, जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ा। इसकी चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़े? सामाजिक जीवन में यहाँ मध्य वर्ग, बुर्जुआ वर्ग प्रभावी बना। समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ, श्रमिक कामगार वर्ग। तो समाज में पहले से कुलीन वर्ग है, जमींदार सामंत वर्ग है, सामंत हैं। दूसरा वर्ग है बुर्जुआ वर्ग, जिसमें उद्यमी भी हैं और साथ साथ प्रोफेशनल्स भी हैं। और तीसरा श्रमिक वर्ग। सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, मध्य वर्ग अथवा बुजुर्गा वर्ग प्रभावी बना और साथ साथ एक नए वर्ग श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। सामाजिक जीवन में गतिशीलता बढ़ी, परंतु वहीं पर भेदभाव भी बढ़ा। राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए? लोकतांत्रिक भावना मजबूत हुई, लेकिन जिन स्थानों पर या जिन राष्ट्रों में परिवर्तन व्यवस्थित या सकारात्मक नहीं हुए वहाँ तानाशाहों का भी उदय हुआ। साथ साथ साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का एक नया दौर भी प्रारंभ हुआ। विभिन्न राष्ट्र औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए नए तरीके से उपनिवेश प्राप्त करने के प्रयास पुनः प्रारंभ कर देते हैं, जिससे न्यू इंपीरियलिज्म या न्यू कॉलोनिज्म, नव साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई।
जिन राष्ट्रों ने अपने को व्यवस्थित किया वहाँ प्रजातंत्र मजबूत हुआ, जैसे फ्रांस। लेकिन इटली, जर्मनी, जापान जैसे देशों में नए तरीके से वहाँ पर तानाशाहों का भी उदय हुआ, वहाँ पर तानाशाही राजनीति में प्रभावी हो गई। सामाजिक जीवन में नए वर्गों का उदय, राजनीतिक जीवन में ये परिवर्तन जब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पुनः जग गया, और इसके साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन हुए। आर्थिक जीवन में और ज़्यादा परिवर्तन हुए, बड़े व्यापक परिवर्तन हुए। उत्पादन बढ़ा, उत्पादन के साथ साथ व्यापार का वॉल्यूम भी बढ़ा। डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक ट्रेड के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ गया, और वैश्विक स्तर पर व्यापार की गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई, और जो राष्ट्र इसका लाभ उठाने की स्थिति में थे उससे लाभान्वित हुए। लेकिन जहाँ पर इसके लाभ उठाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं थी, उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, परंतु आज हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तन को किस प्रकार से क्रांति की संज्ञा दी गई। इसे समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तन किन प्रकार के परिवर्तन थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम यहाँ देखते हैं कि उत्पादन प्रणाली में जो परिवर्तन हुए वह मौलिक एवं मूलभूत परिवर्तन प्रतीत होते हैं, जो पूर्व में इस तरह के परिवर्तन नहीं देखे गए थे, और इनका प्रभाव भी इस प्रकार का रहा है जिसका जो है समाज, अर्थव्यवस्था, साथ साथ सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन पर भी पड़ा। तो चूँकि यह व्यापक परिणाम लिए हुए, व्यापक प्रभाव लिए हुए है, जिससे आगे दुनिया में जो है अनेक मूलभूत परिवर्तन होते हैं, उन कारणों से इसे हम क्रांति कह सकते हैं या औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और औद्योगिक क्रांति क्या एक आकस्मिक घटना थी। जब इसकी चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति बिल्कुल एक आकस्मिक घटना नहीं थी, यह सतत चल रहे प्रयासों का परिणाम थी, सतत हो रहे परिवर्तनों का एक परिणाम थी। जैसे मध्य युग की समाप्ति के बाद जब यूरोप में आधुनिक जीवन की शुरुआत होती है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है, तो वहाँ नई प्रवृत्तियों का अभ्युदय होता है, जिसमें मानववाद केंद्र में है, और पारलौकिक जीवन की जगह पर इहलौकिक जीवन की प्रधानता यहाँ स्वीकार की गई। अर्थात भौतिक समृद्धि, भौतिक जीवन और जो लौकिक संसार है उसमें विश्वास बढ़ा। ऐसी स्थिति में मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयास भी बढ़े, और मनुष्य सकारात्मक होकर नए प्रयास कर रहा है, जीवन को और बेहतर बनाने के प्रयास वह कर रहा है। ऐसी स्थिति में वाणिज्यवाद भी आगे सामने आता है, जो धन संचित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा थी, एक होड़ था। विभिन्न राष्ट्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित किए जाएं और ट्रेड सरप्लस अपने पक्ष में हो, और वह अभी बुलियंस के रूप में हमारे पास आए, ताकि जो है हम अधिकाधिक जो है धन संचित कर सके। यह माना जाने लगा कि सोने चांदी का मूल्य जो है वह कभी नहीं घटता, और जिस देश के पास जितनी अधिक संख्या में सोना और चांदी होगा वह उतना ही जो है धनवान और संपन्न होगा। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न राष्ट्रों के बीच में एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया गया, इंपोर्ट्स को कोशिश किया गया कि कम से कम हो, मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया, या उसको कहें कि डिस्करेज करने की कोशिश की गई, ताकि हमारे यहाँ आयात कम हो, निर्यात अधिक हो, और निर्यात करने के पश्चात निर्यात से हमें आय अर्जित हो, जिससे हमारे यहाँ धन भी संचित हो। तो इस प्रकार वाणिज्यवाद ने एक इकोनॉमिक सेक्टर का डेवलप कर दिया, जो डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक हम उसको देख सकते हैं कि यूरोप में इकोनॉमी मजबूत हुई, एक इकोनॉमिकल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिसमें जो संचित धन था या अर्जित जो लाभ था वह पूंजी के रूप में ट्रांसलेट हुआ, वह कहें तो हम इंडस्ट्रियल कैपिटल के रूप में वह ट्रांसलेट हुआ, जिसका लाभ जो है वह उद्यमों
उद्यमों की स्थापना में, उद्योगों की स्थापना में उद्योगपतियों को होता है। तो वित्त की उपलब्धता, पूंजी की उपलब्धता, बाजार का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसे भी समझते हैं। वाणिज्यवादी दौर में विभिन्न वाणिज्यवादी देश अपने उपनिवेशों में जाकर वहाँ से कच्चा माल लाने का प्रयास करते हैं, और जब कच्चा माल वहाँ से प्राप्त करते हैं तो वहाँ भी वो उसका भुगतान करते हैं, जिस कारण से उनके पास भी, और जो उपनिवेश है उनके पास भी एक परचेजिंग पावर क्रिएट होता है, अर्थात उनके पास भी इतना पैसा आता है, धन आता है कि वह वस्तुओं को खरीद सके। और जब ये अपने प्रोडक्ट, जो वाणिज्यवादी देश हैं, जब अपने प्रोडक्ट उपनिवेशों में लेकर के जाते हैं तो अपने बने बनाए वस्तुओं की बिक्री करने के क्रम में, उसके प्रयास में वहाँ पर एक उन वस्तुओं की मांग या उनका प्रचलन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वहाँ से भी, उपनिवेशों से भी विभिन्न वस्तुओं को जब अपने देशों में लाते हैं, राष्ट्रों में लाते हैं, तो यहाँ भी लोग उनसे परिचित हो करके उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं, फिर उनकी डिमांड करते। जैसे भारत से सूती वस्त्र गया, मसालों के साथ साथ ट्रेडिशनली भारत जो है मसालों का बहुत बड़ा निर्यातक था। तो मसाले या हैंडीक्राफ्ट्स, साथ साथ रेशमी, सूती वस्त्र इत्यादि जब यूरोपियंस अपने देश में ले जाते थे भारत से, तो विशेष करके मसालों के मामले में तो भारत की अपनी जो है, जो विशेष स्थिति थी वह तो हमेशा कायम रही, लेकिन सूती वस्त्र का एक नया मार्केट यूरोप में भारत का क्रिएट हुआ। तो यूरोपीय कंपनियों ने यह प्रयास किया कि भारतीय सूती वस्त्र के कारण जो यूरोप में एक बाज़ार सूती वस्त्र का बना है, उसे अपने फ़ायदे में, या उस सूती वस्त्र को लोकली प्रोड्यूस करके किस प्रकार से उसका लाभ स्वयं वे अर्जित करें। तो इस क्रम में उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री की स्थापना करने का प्रयास किया, और इन्हीं सूती वस्त्रों को उनका प्रयास यह भी था कि वह भारत में भी जाकर के पुनः बेचे या अपने दूसरे उपनिवेशों में। लेकिन भारत में एक समस्या यह थी कि भारत में उनके सूती वस्त्र कैसे बिकते, क्योंकि भारत के सूती वस्त्रों की क्वालिटी बहुत बेहतर थी, और ब्रिटेन में जो सूती वस्त्र तैयार किए जा रहे थे उनका मुकाबला वह नहीं कर सकते थे। तो भारत में अपने सूती वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्हें एक तरीका सूझा कि उन सूती वस्त्रों की लागत को, उत्पादन लागत को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया जाए। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए उस पुरानी प्रणाली से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में इन्होंने, जहां पर रियायती दर पर कच्चा माल या कपास प्राप्त करने के पश्चात, यह भी कोशिश किया कि उसकी उत्पादन लागत भी कम हो, और उत्पादन लागत कम करने के लिए वे प्रेरित हुए कि ऐसे जो है तकनीकी प्रयोग किए जाएं, जिस कारण से बड़ी मात्रा में कम लागत के साथ वस्तुओं का या सूती वस्त्र का उत्पादन किया जा सके। और इस क्रम में उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में हासिल ज्ञान को प्रौद्योगिकी में रूपांतरित किया, और फलस्वरूप ऐसे चरखों का या करघों का विकास किया, जिसके सहायता से बड़े पैमाने पर सूती वस्त्रों को तेज़ी से निर्मित किया जा सकता था, और उसकी लागत भी कम की जा सकती थी। तो एक बाज़ार निर्माण की प्रक्रिया हम देखते हैं कि अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी किस प्रकार से उन्होंने अपना बाज़ार बनाया, और साथ साथ उपनिवेशों में भी बाज़ार बनाने के प्रयास हुए, ताकि वे निर्मित वस्तुओं को अंततः वहाँ पर बेचा जा सके। तो इकोनॉमिक सेक्टर में हुआ ग्रोथ, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपिटल की अवेलेबिलिटी, बीमा और बैंकिंग क्षेत्र में हुआ विकास, जिस कारण से उद्यमियों को ऋण उपलब्ध हो सका व्यवसाय करने के लिए। बहुत सारे ज़मींदार या सामंत जो कृषि क्रांति के बाद लाभ अर्जित कर रहे थे, या उससे जो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, उसका भी निवेश वह उद्यम में करना चाहते थे। तो सीधे उद्यमी बनने से, अगर उन्हें लग रहा था कि वो सीधा उद्यम में प्रवेश नहीं कर सकते, उसका उनको अनुभव नहीं है, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट के थ्रू या कैपिटल मार्केट के थ्रू अपनी हिस्सेदारी खरीद करके
उन उद्यमों में पैसा लगाया। इस कारण से इस प्रकार से वहाँ कभी भी इंडस्ट्रियल कैपिटल की कमी नहीं हुई, पैसा पर्याप्त मिला उद्यमियों को कि वे अपने प्रयास कर सकें। तो इकोनॉमिकल सेक्टर में ग्रोथ, कमर्शियल सेक्टर में ग्रोथ और उसके साथ साथ साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हमारे अचीवमेंट्स थे, जो उस समय तक की जो हमारी प्रगति थी, उसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइनली जो है सो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में किया। टेक्नोलॉजी वैसी डेवलप की जिससे हम ऐसे यंत्रों का विकास करने में सफल रहे जिससे उत्पादन बड़े पैमाने पर हो, लागत कम हो और मानव रिस्क भी उसमें जोखिम जो है वह कम से कम हो। तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कमर्शियल ग्रोथ, इन सब ने मिल करके एक पृष्ठभूमि का, बैकग्राउंड का निर्माण कर दिया था। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी थी जिससे एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ पर समस्या नहीं आने वाली थी, एंटरप्रेन्योरशिप को वहाँ प्रॉपर इनकरेजमेंट मिलने वाला था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पहले 4 अन्य क्रांतियाँ ऐसी हुई जिसके कारण से औद्योगिक क्रांति सफल हो सकी। औद्योगिक क्रांति अपने आप में पहली उस समय की एक बड़ी क्रांति थी, लेकिन उससे पहले भी 4 अन्य छोटी छोटी क्रांतियाँ हुई थी जिसने औद्योगिक क्रांति के मार्ग खोल दिए। इस संबंध में पहली क्रांति का उल्लेख यहाँ करना चाहेंगे। इस संबंध में पहली क्रांति जो थी वह थी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। यूरोप में मैनुअल सिस्टम के पतन के पश्चात वहाँ पर फार्मिंग के द्वारा कृषि करने की शुरुआत की गई और इसमें यह किया गया कि कृषि के छोटे छोटे भूखंडों को एक बड़े भूखंड के रूप में विकसित किया जाए और उसे उसकी 4 दीवारी खड़ी करके उसकी बारबंदी कर दी जाए ताकि वह सुरक्षित हो, बाहरी पशुओं का आक्रमण उस पर ना हो जिससे फसल नष्ट हो सके। और उसकी बारबंदी करके और एग्रीकल्चर के साथ साथ उस फार्म हाउस में इंटीग्रेटेड रूप से पशुपालन भी करने का प्रयास किया गया। तो कृषि उत्पादन प्राप्त हुआ, साथ साथ वहाँ पर पशुओं का भी जो है, जो चूँकि यह मांसाहारी देश था तो डेयरी प्रोडक्ट के साथ साथ उन्हें जो है भोजन के लिए मांस या फिर जो है लेदर इंडस्ट्री के लिए चमड़ा, वुलन इंडस्ट्री के लिए ऊन भी वहाँ पर साथ साथ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो एकीकृत रूप से कृषि और पशुपालन करने का प्रयास किया गया एकीकृत भूखंडों पर, उसका लाभ हुआ। लेकिन उसमें कृषि क्रांति किस प्रकार से हुई वह उसमें अगर हम देखें तो यह पाते हैं कि यह प्रयास किया गया कि कृषि कार्य भी यंत्रों की सहायता से किया जाए और ऐसी ड्रिल मशीन का विकास किया गया जो एक निश्चित दूरी पर बीज बोने में सक्षम थी। हार्वेस्टर का विकास किया गया और व्हिटनी ने ऐसे मशीन को डेवलप किया जिससे अनाज से भूसा निकालना यंत्र की सहायता से संभव हो सका था। तो ऐसे यंत्रों का विकास किया गया जिससे तेज़ी से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन का कार्य किया जा सके और श्रमिकों का कम प्रयोग हो। तो श्रमिक वहाँ से मुक्त हुए, रिलीज हुए। जो जमींदारों और सामंतों की भूमि पर कृषि कार्य किया करते थे, जब यंत्रों का प्रयोग होने लगा तो उनकी वहाँ आवश्यकता नहीं रह गई और वह नगरों की ओर रोज़गार की तलाश में चले गए। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी किसानों की बढ़ी और सबका परिणाम यह हुआ कि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ाने में यंत्रों के साथ साथ उर्वरक का प्रयोग भी, फसल चक्र का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। उसी समय में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस के बारे में यह ज्ञात हुआ कि मिट्टी में डालने से इससे मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाती है और इसका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया गया। साथ साथ फसल चक्र प्रणाली का भी प्रयोग किया गया ताकि जैसे पहले 1/3 भूमि परती छोड़ दी जाती थी उस भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए, तो उस भूमि पर खेती का काम नहीं होता था। लेकिन जब फसल चक्र प्रणाली आई तो उससे
भूमि प्रति छोड़ने की आवश्यकता नहीं हुई और वहाँ पर लगातार फसलों का उत्पादन हुआ और विभिन्न प्रकार का मल्टी क्रॉपिंग की शुरुआत हुई, जिसमें ऐसे अनाजों का भी उत्पादन हुआ जिससे जो है पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सका। तो यहाँ एक एग्रीकल्चर सरप्लस भी क्रिएट हुआ, जो ज़मींदार और सामंत यहाँ पर कृषि कार्य के लिए उतने उत्सुक या प्रयासरत नहीं रहते थे। उनका उद्देश्य रहता था कि उनकी भूमि पर कुछ ऐसे मजदूर या किसान वहाँ पर रहे जो उन्हें कृषि उत्पादन करके दे और साथ साथ जो है सो उनकी सेवा के लिए भी उनको उपलब्ध रहे। तो यहाँ कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि महत्वपूर्ण यह था कि उनकी सेवा करने के लिए कितनी संख्या में कमी इनकी भूखंडों पर भूमि पर निवास करते हैं। लेकिन इसका लाभ उन्हें मिल नहीं रहा था और जब कृषि के क्षेत्र में ये प्रयोग किए गए, कृषि क्रांति हुई, तो इसका उसी भूमि का इन्हें भरपूर लाभ मिला जब उन्हें जो है फसल अधिशेष या खाद्यान्न अधिशेष प्राप्त हुआ और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री से जो दूसरे बेनिफिट्स थे वो भी उन्हें मिले। तो कृषि कार्य अब एक लाभकारी कार्य में परिणत हो गया, जिससे अर्जित जो लाभ थे उसका भी उन्होंने निवेश करने के लिए कैपिटल मार्केट की ओर या बैंक्स में अपने धन को जमा किया। जो बैंकर्स थे उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के स्थापना में किया, उसका उन्होंने यूटिलाइजेशन इस तरह से किया कि जो निवेश करता था उसे कुछ लाभ अर्जित हो और बैंक में धनराशि जमा हो। तो बैंकिंग बीमा सेक्टर का भी विकास वहाँ हो चुका था। ऐसी कंपनियां जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनियां, वहाँ पर जॉइंट स्टॉक प्रणाली डेवलप हो गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति सीधा उद्यम में शामिल न होकर के भी उद्यम में लाभांश खरीद करके और उससे अर्जित आय को उससे मुनाफा प्राप्त करके उससे अपनी हिस्सेदारी के अनुसार लाभ अर्जित कर सकता था। तो सिक्योरिटीज़ खरीदे जा रहे थे, शेयर या स्टॉक्स खरीदे जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो प्रॉपर एम्पल अमाउंट जो है वहाँ पर कैपिटल अवेलेबल था, जिस कारण से कभी धन की कमी नहीं हुई। तो जब धन की कमी नहीं थी, जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड बना हुआ था, एक छोटा या यूं कहें मीडियम लेवल का मार्केट भी क्रिएट हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में उद्यमी जो है सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं कि किस प्रकार से जो है उत्पादन बढ़ाया जाए और उत्पादन बढ़ा करके अपना लाभ जो है बढ़ाया जाए, अपना मुनाफा बढ़ाया जाए। तो कृषि क्रांति से लाभ हुआ कि एग्रीकल्चर सरप्लस आया, उससे प्रॉफिट हुआ। जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो सामंत थे या जो भूपति थे, जिन्होंने वो कृषि कार्य कराया। लेकिन साथ साथ इससे एक फूड सिक्योरिटी भी अचीव हुई, अर्थात खाद्यान्न की उपलब्धता इतनी हुई जिससे लोगों को खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त अन्य कार्यों की ओर शिफ्ट होने का अवसर मिला और जिसका लाभ ये हुआ कि बड़ी संख्या में दूसरे छोटे छोटे क्रियाकलाप, कॉटेज इंडस्ट्री, रंगसाजी, बुनकर, दस्तकार, जूता बनाने वाले, लकड़ियों का कार्य करने वाले, ऐसे अनेक छोटे छोटे शिल्पकार और कारीगर या ऐसे उद्योग वैसे ये परंपरागत रूप से चल रहे थे, लेकिन इसका जो है विस्तार और अधिक हुआ और नगरों के पास, कस्बों में जा कर के ये ऐसे अर्ध कुशल कारीगर वहाँ पर रहने लगे। जो जब इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की जा रही थी तो उस समय रिक्वायर्ड मैन पावर के लिए या जो आवश्यक वहाँ पर जो आवश्यकता थी, मज़दूरों की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति के लिए उन क्षेत्रों में उस समय कुशल श्रमिक उपलब्ध हुए। तो फूड सिक्योरिटी हासिल हुई। यहाँ हमने देखा कि पहले हमने ऐसी 4 क्रांतियों की चर्चा की, जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उसके बाद एक देखते हैं डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन हुआ, जनांकीय क्रांति हुई। 18वीं-19वीं शताब्दी के दौरान या 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर के 18वीं-19वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। इसके 2-3 प्रमुख कारण थे। पहला तो खाद्यान्न सुरक्षा और दूसरा चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता।
इस कारण से औसत आयु में वृद्धि हुई। जब पोषण बढ़ा, पोषण का स्तर बढ़ा, तो औसत आयु में वृद्धि हुई, मृत्यु दर में कमी हुई, और बीमारियों का जब इलाज संभव हुआ तो वैसे भी मृत्यु दर कम हो जाती है और औसत आयु में वृद्धि होती है। तो चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता और साथ साथ खाद्यान्न का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना, तो ये पोषण के स्तर को बढ़ाते हुए जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुरूप डिमांड्स भी बढ़ते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब डिमांड्स बढ़ते हैं तो उसी समय हमारे पास वर्क फोर्स भी बढ़ता है। जनसंख्या अपने साथ साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड लेकर के आती है, जिसमें क्रियाशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग उत्पादक कार्यों में लग जाता है, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, डिमांड भी क्रिएट होता है। तो डिमांड और सप्लाई वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बढ़ते हुए ओवरऑल जो है वह ट्रेड वॉल्यूम या इकोनॉमिक वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जहाँ फिर रोज़गार बढ़ता है, और रोज़गार बढ़ने के साथ साथ परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मार्केट डेवलप होगा, और यह इंस्पायर्ड करेगा एंटरप्रेन्योर्स को कि आए ये यहाँ आकर के इंडस्ट्री लगाइए। तो ये एक दूसरा एडवांटेज था जब हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद देखा कि किस प्रकार से ये डेमोग्राफिक रेवोल्यूशन हुआ। तीसरा एक और रेवोल्यूशन था, वह कमर्शियल रेवोल्यूशन, अर्थात हमारे पास अर्थात यूरोप में उस समय एक ऐसी व्यावसायिक आधारभूत संरचना निर्मित हो गई थी जिसमें व्यापारी या उद्यमी अपने उद्योग का, अपने उद्यम का विस्तार कर सकते थे, उसे एक बड़े स्केल तक ले जा सकते थे। चौथी क्रांति थी वह परिवहन के क्षेत्र में हुई क्रांति। उस समय हम देखते हैं कि यूरोप में सड़कों का और परिवहन के दूसरे साधनों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, पुलों का निर्माण हुआ। मैकडम ने जो है ऐसी सड़क बनाई जो पत्थर, कंक्रीट और तारकोल का मिश्रण करके ऐसी मजबूत सड़क थी जो टिकाऊ भी थी और यातायात को सुगम भी बनाती थी। तो सड़क मार्ग से भी परिवहन ऐसी सड़क के कारण सुगम हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ परिवहन के क्षेत्र में। वह नौ परिवहन के क्षेत्र में जेम्स वाट के द्वारा जो वाष्प इंजन बनाया गया उसका प्रयोग करके रॉबर्ट फुल्टन ने जो स्टीम बोट का निर्माण किया। तो नौ परिवहन या जल परिवहन वह भी यंत्र चालित साधनों के द्वारा। और उसके साथ साथ एक और क्रांतिकारी परिवर्तन स्टीफेंसन के द्वारा रेलवे इंजन के विकास के पश्चात जब हम रेल प्रणाली का विस्तार यूरोप में देखते हैं, विशेष इंग्लैंड में देखते हैं। पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल 1830 ईस्वी में, वह भी दोनों औद्योगिक केंद्र थे, उत्पादन केंद्र थे, उनको जोड़ने के लिए। तो यहाँ परिवहन साधनों का विकास और किस प्रकार से उत्पादक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, इसको स्वतः देख सकते थे। इसके साथ साथ कुछ अन्य जो उपलब्धियां थी, कुछ अन्य कारक थे, उसे देखा जा सकता था। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस प्रकार से क्रमशः हम देखते हैं कि हम अचीवमेंट हासिल करते जाते हैं, जिसके कारण से विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आविष्कार हुए और ऐसे यंत्र बनाए गए जिसका प्रयोग कारखानों में जाकर किया गया और कारखानों से उत्पादन बढ़ा। इसी में स्पिनिंग जेनी या फिर पावर लूम्स इत्यादि ऐसे उपकरण हमारे पास उस समय यूरोप में मिलते हैं। तो औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में परिवर्तनों से किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए ऐसे परिवर्तनों की अक्सर हो गई जिसने जो है इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया, इसे हमने देखा। अगला प्रश्न इसमें आता, अगला पॉइंट यह है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम क्यों हुई, या इंग्लैंड में होने के क्या कारण थे, या इंग्लैंड में ही क्यों हुई जबकि यूरोप के दूसरे अन्य राष्ट्र भी लगभग उसी स्थिति में थे, या इंग्लैंड की अपेक्षाकृत ऐसी मजबूत स्थिति में थे जहां पर औद्योगिक क्रांति संभव हो सकती थी। उसके बारे में एक चर्चा, एक विश्लेषण यहाँ देखते हैं।
प्रश्न है कि इंग्लैंड में ऐसी क्या विशिष्ट बातें थी जो दूसरे देशों में नहीं, जिस कारण से औद्योगिक क्रांति वहाँ सफल हुई। इंग्लैंड में ही क्यों? सर्वप्रथम हम इंग्लैंड के भौगोलिक विन्यास को देखते। भौगोलिक विन्यास इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति थी। वह क्या थी? इसकी द्वीपीय संरचना। द्वीपीय संरचना, यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा था। समुद्र से घिरा था, जिस कारण यहाँ पर नेचुरल या प्राकृतिक बंदरगाहों की प्रचुरता थी। और ये बंदरगाह इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर थे। ट्रेड रूट्स पर तो इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति अर्थात उसकी द्वीपीय संरचना उसे यहाँ एडवांटेज देती है कि उसके पास प्राकृतिक बंदरगाह थे अधिक संख्या में, जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर स्थित थे, जहाँ से प्रमुख व्यापारिक मार्ग गुजरते थे और वहाँ से नौ परिवहन के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विदेशी बाज़ारों में या उपनिवेश के बाज़ारों में ले जाना संभव था, आसानी से संभव था। और उन्हीं मार्गों के द्वारा उपनिवेशों से कच्चे माल की प्राप्ति भी संभव थी सुगमतापूर्वक। इंग्लैंड के पास जहाजरानी उद्योग विकसित था। जहाजरानी उद्योग विकसित था। तो भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो गया था जहाजरानी का, जिसकी सहायता से वहाँ पर व्यापार को बढ़ाया जा सकता था। या अगर हमारे यहाँ इंग्लैंड में प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो उसके लिए इनपुट मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स अनइंटरप्टेडली बड़ी मात्रा में और प्राप्त हो सके, और फिर जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स विनिर्मित वस्तुएं बाहर के बाज़ारों में भेजी जा सके। तो जहाजरानी परिवहन उद्योग विकसित था। इसके साथ साथ इंग्लैंड के पास सुदृढ़ नौसेना थी। सुदृढ़ नौसेना। सुदृढ़ नौसेना होने का लाभ यह था कि जब इनके व्यापारी अपने सामान लेकर के अटलांटिक सागर में जाते थे तो उसकी सुरक्षा इनकी सुदृढ़ नौसेना करती थी। उन्हें रास्तों में लूटे जाने का भय नहीं था और सुरक्षित तरीके से जो इनपुट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स वह इनके बंदरगाहों तक आ सकते थे और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स वहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी किए जा सकते थे, उनका परिवहन किया जा सकता था। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी, सुदूर अटलांटिक में भी ये सुरक्षित तरीके से अपने उपनिवेशों की ओर जा सकते थे। तो द्वीपीय संरचना का लाभ यहाँ मिल रहा है। प्राकृतिक बंदरगाह, वह भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर, जहाजरानी परिवहन उद्योग, सुदृढ़ नौसेना। इसके साथ एक और लाभ यह था कि यह बाह्य आक्रमणों से मुक्त था। बाह्य आक्रमणों से मुक्त। द्वीपीय संरचना होने के कारण इंग्लैंड स्थलीय आक्रमणों की संभावना से मुक्त था। वहाँ विदेशी आक्रमण कभी नहीं हुए और नौसेना इनकी इतनी सुदृढ़ थी कि समुद्र के द्वारा भी या समुद्र के रास्ते से भी ब्रिटेन पर आक्रमण करना संभव नहीं था। और इसका लाभ यह मिला कि ब्रिटेन अपनी भूमि पर
कभी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं आया और युद्ध जनित हानियों से मुक्त रहा। अर्थात ब्रिटेन के आंतरिक क्षेत्र में ये युद्ध की या संघर्ष की समस्या नहीं हुई, जिस कारण से शांति बनी रही और शांति बने रहने के कारण उद्योग एवं व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण बना रहा। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर होते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वह इंस्पायर्ड होते हैं जब उन्हें यह सिक्योरिटी फील होती है कि उनके द्वारा लगाया गया धन या उनके द्वारा लगाया गया उद्यम युद्ध जनित समस्याओं से मुक्त रहेगा। यहाँ इस तरह की अशांति नहीं आएगी, इस तरह की क्षति उनको नहीं हो सकती है। तो खुल करके मुक्त रूप भाव से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस द्वीपीय भौगोलिक स्थिति का इंग्लैंड को या ब्रिटेन को भू सामरिक लाभ भी था, इकोनॉमिकल एडवांटेज भी था और एक्सपोर्ट संबंधित एडवांटेज भी था। तो ये इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ ब्रिटेन को या इंग्लैंड को मिला, जिस कारण से ये एडवांटेजेस उसके पास थे। क्या ये एडवांटेजेस यूरोप में अन्य राष्ट्रों के पास थे? अगर देखते हैं तो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक नीदरलैंड यहाँ आ सकता है, कुछ ऐसी स्थिति में आ सकता था, लेकिन उसके पास मजबूत जो है सुदृढ़ नौसेना नहीं थी और वह स्पेन के साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी शक्ति जो है वह नष्ट कर चुका था। इस स्थिति में नहीं था कि वह इंग्लैंड का मुकाबला कर सके। फ्रांस, जर्मनी, इटली ये स्थलीय राष्ट्र थे। इटली तो भूमध्य सागर में था, लेकिन भूमध्य सागर के द्वारा जो व्यापार हो रहा था उन क्षेत्रों में अभी अशांति होने के कारण उसका लाभ इटली उठाने की स्थिति में नहीं था। फ्रांस इंटरनल प्रॉब्लम्स में था, इसके पास इस तरह की भौगोलिक स्थिति नहीं थी, उसके पास सुदृढ़ नौसेना नहीं थी या जहाजरानी उद्योग उसके पास इस तरह का विकसित नहीं था, जिसके कारण वह इंग्लैंड से इन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि इंग्लैंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति ने उसे यह एडवांटेज दिया कि वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से उद्योग एवं व्यापार की गतिविधियाँ संचालित हों और बने बनाए वस्तुओं का निर्यात वह अपने उपनिवेशों तक कर सके निर्बाध रूप से। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, इंग्लैंड में लोहा एवं कोयला का प्रचुर मात्रा में प्राप्त होना, प्रचुर मात्रा में मिलना या प्रचुर मात्रा में होना। इंग्लैंड के पास प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला के खदान या भंडार थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक एसेंशियल आवश्यकता, एसेंशियल जो है प्रोडक्ट थे। लोहा या इंजीनियरिंग गुड्स के निर्माण के लिए, कारखानों की स्थापना के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, यंत्र बनाने में, और कोयला एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। तो किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए लोहा एवं कोयला प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी उद्यम को, किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। लोहे से कारखानों की स्थापना होगी, इंजीनियरिंग गुड्स बनाए जाएंगे और मशीनरी बनाई जाएगी, विभिन्न यंत्र बनाए जाएंगे। और उन यंत्रों को चलाने के लिए, कारखानों को चलाने के लिए हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वह सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है या मिलती है कोयले से।
और वह भी प्रचुर मात्रा में इंग्लैंड में अवेलेबल था। लेकिन लोहा और कोयला प्रचुर मात्रा में फ्रांस में भी अवेलेबल था। वहाँ पर इसका लाभ क्यों नहीं मिला और वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों नहीं इंग्लैंड से पहले हुआ? इसमें गौर करने की बात है, इंग्लैंड का एडवांटेज यहाँ पर यह है कि यहाँ लोहा और कोयला के भंडार एक साथ थे, जिस कारण से इंडस्ट्री को सेटअप करने में या इंडस्ट्री को चलाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या टाइमिंग है उसकी बचत हो जाती थी। तो एक साथ जब लोहा और कोयला एक जगह पर मिल रहा है तो वहाँ पर उद्योग की स्थापना करना सरल और लाभकारी था। फ्रांस में यह प्रायः स्थिति नहीं थी। और नीदरलैंड की बात करें तो वहाँ लोहा और कोयला उपलब्ध नहीं था कि इस तरह से इनकी सहायता लेकर के उद्यम स्थापित किए जाए। वैसे भी नीदरलैंड एक व्यापारिक राष्ट्र था, उसकी रुचि या वहाँ पर व्यापार से संबंधित क्रियाकलापों में अधिक वहाँ पर अधिक रुचि थी। वहाँ पर औद्योगिक क्रियाकलाप की जगह पर व्यापारिक क्रियाकलाप अधिक चल रहे थे। लेकिन ब्रिटिश लोग व्यापारिक क्रियाकलाप में तो शामिल थे ही, लेकिन इनकी कोशिश ये थी कि हम वस्तुओं का निर्माण करें और निर्माण करके फिर उसका ट्रेड करें ताकि अधिकाधिक लाभ हो। तो यहाँ पर प्रवृत्तियों में अंतर है और ये जो रॉ मटेरियल्स है उसकी अवेलेबिलिटी में भी अंतर है यहाँ अगर हम नीदरलैंड से तुलना करें। फ्रांस में अवेलेबल है यह, लेकिन फ्रांस में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं प्रारंभ हो सकी। एक तो इस तरह का कोई इंसिडेंस नहीं था कि दोनों जो रॉ मटेरियल्स है वह एक साथ ही मिले। दूसरा, फ्रांस में जो उत्पादन कार्य किया जाता था वहाँ उस पर जोर था कि हम अधिक मात्रा में विलासिता की वस्तुओं का निर्माण करें। तो विलासिता से संबंधित वस्तुओं के निर्माण में इंडिविजुअल स्किल्स का अधिक प्रयोग होता है। वहाँ यंत्रों की, कारखानों की आवश्यकता नहीं थी और विलासिता से संबंधित वस्तुएं हाईली प्राइस्ड होती हैं। तो मूल्य तो मिलता है लेकिन एक बड़ा बाज़ार उसको नहीं मिलता, जिस कारण से फ्रांस के पास ये एडवांटेज नहीं था कि वह अपने प्रोडक्ट्स को वह बड़े बाज़ार में बेच सके और मुनाफा कमा सके। तो फ्रांस में किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा था? एक्सपोर्ट तो था, एक्सपोर्ट इतना था कि ब्रिटेन से अधिक था। तो ब्रिटेन से अधिक विदेशी व्यापार होने के बाद भी वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों नहीं है? तो उसके और भी बहुत सारे कारण थे, जिसमें एक प्रमुख यह है कि जो फ्रांस में निर्माण कार्य हो रहा था, विलासिता की वस्तुओं का हो रहा था, वहाँ पर कृषि क्रांति नहीं हो पाई थी। अभी भी वहाँ पर परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जा रहा था और पीजेंट्री सफ़र कर रही थी। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स और थे जो सोसाइटी से संबंधित, जिनके कारण फ्रेंच रेवोल्यूशन हम आगे पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन की घटना हुई, वह उन्हीं का समाधान ढूंढने का प्रयास थी। लेकिन जिस पीरियड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटेन में जब रेवोल्यूशन सामने आ रहा था, तो फ्रांस में उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण वो संभव नहीं हो पाया कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा सके, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो सके या रेवोल्यूशन हो सके। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने पर प्रयास नहीं किया गया फ्रांस में, और कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया गया, बल्कि टैक्स देने की जिम्मेदारी भी कृषकों के ऊपर थी। जो नोबल्स थे, जो एलीट वर्ग के लोग थे, चर्च था, उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं था, वो टैक्स से फ्री थे। लेकिन जो प्रोड्यूसर वर्ग था, जो उत्पादक वर्ग था, वह किसान था, उसे कर देना पड़ता था। तो कृषि कार्य भी उनके लिए मुश्किल कार्य था, वो सफ़र कर रहे थे। तो कृषि उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हुई। तो फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन एक तो डाइवर्सिफाई नहीं था, विशिष्ट वस्तुएं बनाई जा रही थी जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स का प्रयोग अधिक होता है। आम जनों की, जनरल कमोडिटी प्रोडक्ट की, आम जनों की जो डिमांड होती है उस तरह की वस्तुएं वहाँ नहीं बनाई जा रही थी, जिसके कारण उनका एक बड़ा बाज़ार नहीं था उन वस्तुओं का।
एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं था, जिसके कारण से लोग इंस्पायर्ड होते कि फूड सिक्योरिटी हमें अचीव हो गई है, हासिल हो गई, खाद्यान्न की उपलब्धता है, हम दूसरे कार्यों में लगे। या जो मैन्युफैक्चरर एग्रीकल्चर थे, एग्रीकल्चरिस्ट किसान थे, उन्हें उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा था, ना उससे पूंजी संचित हो रही थी। तो सवाल है कि मर्केंटाइलिज्म के वाणिज्यवाद के दौर में फ्रांस ने क्या हासिल किया जिसका उसको लाभ नहीं मिल रहा था। फ्रांस ने हासिल किया, उनके पास भी काफ़ी धन संचित हुआ, धन आया लेकिन संचित नहीं हुआ। धन आने और संचित होने में अंतर यहाँ है। ब्रिटेन में भी आया धन और लेकिन ब्रिटेन में यह संचित हुआ और फ्रांस में इसका अपव्यय हुआ। अंतर है ब्रिटेन के लोगों की और फ्रांस के लोगों की जीवन शैली। ब्रिटेन में जहाँ लोग सादा जीवन, उच्च विचार पर यकीन रखते थे, सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखते थे और मितव्ययिता वहाँ पर प्रचलन में थी, बचत करना चाहते थे, अपव्यय नहीं करना चाहते थे। जबकि फ्रांस में महलों का निर्माण, भवनों का निर्माण, उच्च कोटि की कलाकृतियों का निर्माण, साहित्यिक गतिविधियों को संरक्षण देना, कला, साहित्य, संस्कृति, भवन, महलों का निर्माण, वैभवशाली जीवन, सार्वजनिक समारोह, कलाकारों को संरक्षण, पुरस्कृत करना इत्यादि, इन तरीक़ों से वहाँ पर प्राप्त धन जो था वह उसका अपव्यय हो रहा था, वह संचित नहीं हो पाया। वह जो धन था वह कैपिटल के रूप में वह फॉर्म नहीं हो पाया और कैपिटल के रूप में फॉर्म नहीं होने के कारण एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वहाँ पर लैक ऑफ कैपिटल की स्थिति थी। तो फ्रांस एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं ला पा रहा है, कृषि की पुरातन प्रणाली वहाँ चलन में है, खाद्यान्न सुरक्षा नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया और उत्पादन की प्रणाली वही स्पेसिफाइड है, वह विशिष्ट वस्तुएं बना रहा है जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स की आवश्यकता है, उसमें शक्ति चालित यंत्रों की आवश्यकता नहीं, कारखानों में बनाने की उन्हें आवश्यकता नहीं। ब्रिटेन क्या कर रहा है, जनरल कमोडिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वस्त्र बना रहा है, जूते बना रहा है और घरेलू साज सामान बना रहा है जिसकी डिमांड्स मार्केट में जनरल कमोडिटी प्रोडक्ट्स के रूप में है। तो उसकी मांग अधिक होने के कारण उसे बड़े पैमाने पर बनाने की आवश्यकता है, बड़े पैमाने पर बनाने की आवश्यकता है, लेकिन उसमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको उसकी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने का भी प्रयास हो रहा है। इनपुट मटेरियल्स तो मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर कम किया जाए तभी बाज़ार में वह कॉम्पिटिटिव प्राइस वह दे पाएंगे, ताकि वह डोमेस्टिक मार्केट हो या यूरोप का बाज़ार हो या यूरोप से बाहर के बाज़ार हो या उनके उपनिवेश हो, वहाँ पर वह उसको सेल ऑफ करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके लाभ अर्जित कर सके। तो वो प्रयासरत हैं, हमेशा ब्रिटेन के उद्यमी प्रयासरत हैं कि ऐसी कौन सी तकनीकें ईजाद की जाए, ऐसे कौन से टेक्निक्स का सहारा लिया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो सके। तो लगातार वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं और इस क्रम में न केवल उद्यमियों के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, बल्कि ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी भी जो 1662 में स्थापित हुई थी, वह भी यह प्रयास कर रही थी कि विज्ञान एवं आविष्कार के क्षेत्र में संरक्षण दिया जाए या इस कार्य में लगे हुए लोगों को पुरस्कृत किया जाए। तो सोसाइटी और साथ साथ ब्रिटेन के उद्यमी भी वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहित कर रहे थे और इन कार्यों में लगे लोगों को संरक्षण दे रहे थे, जिसके कारण से वहाँ एक ऐसा वातावरण बना कि वैज्ञानिक आविष्कार के लिए लोग प्रेरित हुए और वहाँ पर ऐसा संभव हो सका, बड़े पैमाने पर ऐसे आविष्कार हुए, जिससे हम अंततः देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो है अचीवमेंट या टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी वहाँ पर इस तरह की हो गई साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद कि वह कारखानों की स्थापना, फैक्ट्रियों की स्थापना और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद करने लगी और हमारा उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उनका कम हुआ। तो
हमने देखा इंग्लैंड में एक उसकी भौगोलिक स्थिति, दूसरा लोहा और कोयला का निकट होना, तीसरा हमने तीसरी चीज़ की चर्चा की हमने कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंग्लैंड का अग्रणी होना, जिस कारण से वहाँ पर उद्योग बढ़ाने में या उद्योगों को चलाने में सफलता मिली। इसी समय धातु उद्योग में सफलता प्राप्त हुई। कैसे? लोहा खदानों में प्राप्त था, खदानों से प्राप्त हो रहा था, लेकिन प्राप्त लौह अयस्कों को प्रोसेस करने के लिए इसी समय में एक ऐसी भट्टी डार्बी ने बनाई, डार्बी नाम के एक साइंटिस्ट ने ऐसी भट्टी बनाई जिसमें कोकिंग कोल का प्रयोग करके लौह अयस्कों को गलाया गया और लौह अयस्कों से वो गला करके लोहा का बनाया गया, बड़े पैमाने पर लोहे को बनाया गया। कोकिंग कोल की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हमने पहले देखा कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के समय में फार्मिंग की कोशिश हुई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कोशिश हुई, कृषि भूमि का भी विस्तार हुआ और इस क्रम में जंगलों की कटाई हुई। तो जब जंगलों की कटाई होती है तो लकड़ियों की उपलब्धता कम हो जाती है, और लकड़ियों की उपलब्धता कम हो गई तो लकड़ी से बने कोयले नहीं मिले, और लकड़ी से बने जब कोयले नहीं मिल रहे थे तो लौह अयस्कों को गला करके लोहा बनाना कठिन हो रहा था। तो लोहा बनाया किस प्रकार से जाए? तो इसका समाधान कोयले के रूप में मिला कि कोयले के द्वारा लोहा गलाया जा सकता था, और वो भी कोकिंग कोल के द्वारा लोहा को सफलतापूर्वक गला करके और उसको इच्छानुरूप जिस प्रकार का हम उपकरण चाहते थे वो बनाने में कामयाब हुए। लेकिन खदानों से कोयला निकालना इतना सरल नहीं था, इतना आसान नहीं था। कोयला निकालने के क्रम में हम जब गहराई में जाते थे या उस समय जो खनन का काम करने वाले श्रमिक थे, जब खुदाई करते थे और गहराई में जाते थे, तब कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती थी, या कोयले की खदानों में मीथेन गैस निकलती थी, और मीथेन गैस निकलने के कारण वहाँ विस्फोट हो जाता था, और विस्फोट के कारण आग लग जाती थी। तो खनन का कार्य प्रभावित हो जाता था, जान और माल दोनों की हानि होती थी। ऐसी स्थिति में जो डेवी ने सेफ्टी लैंप का निर्माण किया, उस लैंप की सहायता से वहाँ पर विस्फोट को रोकने में कामयाबी मिली। वहाँ सफलतापूर्वक ऐसा कार्य किया जा सका जिससे जो है मीथेन की अवेलेबल उपलब्धता में भी रोशनी पर्याप्त बनी रही और खनन का कार्य किया जा सका। एक और जो वैज्ञानिक या तकनीकी आविष्कार हुआ वह था जेम्स वाट के द्वारा वाष्प इंजन का निर्माण। तो जेम्स वाट ने जो वाष्प इंजन का निर्माण किया उसका लाभ कोयले के खनन में हुआ। जब हम गहराई में जाते थे या जब कोयला की खदानों में नीचे गहराई में जाने पर पानी मिलता था तो खनन का काम रुक जाता था। ऐसी स्थिति में कोयला निकालना मुश्किल हो जाता था, और जब कोयला निकालना मुश्किल हो रहा था तो उस समय क्या किया गया कि उस जेम्स वाट के इंजन के द्वारा नीचे खदान में जो जल था उसको सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया, और पंप के द्वारा बाहर निकालने के पश्चात कोयले की खुदाई हो सकी। कोयला खदानों से निकाला जा सका। इस प्रकार से जेम्स वाट के आविष्कार और डेवी के सेफ्टी लैंप की मदद से हमने देखा कि किस प्रकार से कोयला खदानों से निकाला जा सका सफलतापूर्वक। पहले हमने देखा कि
लोहा उद्योग में किस प्रकार से डार्बी की भट्टी के द्वारा किस प्रकार से लोहा गलाया जा सका कुकिंग कोल की सहायता से, और तत्पश्चात आगे चलकर बेसमर प्रोसेस से, बेसमर ने एक ऐसे प्रोसेस को इन्वेंट किया, आविष्कार किया, जिससे लोहे को स्टील में जो है परिवर्तित बड़े पैमाने पर और सफलतापूर्वक प्रभावी तरीके से स्टील में परिवर्तित करने में सफलता मिली। और स्टील जो है, वैसे स्टील बनाने का प्रोसेस पहले से ज्ञात था और लोहा में मैग्नीज और कार्बन को मिला करके स्टील बनाया जा रहा था, लेकिन बेसमर प्रोसेस के बाद से बड़े पैमाने पर आयरन के साथ साथ स्टील को भी बनाने में हम सफल रहे। तो कोल इंडस्ट्री भी डेवलप, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है कोल इंडस्ट्री में भी, आयरन इंडस्ट्री में भी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोर सेक्टर था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, वह कॉटन इंडस्ट्री। तो कॉटन इंडस्ट्री क्यों कोर सेक्टर बन गई या क्यों कोर सेक्टर बना, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि कॉटन इंडस्ट्री, कपास के द्वारा बनाए गए वस्त्र, कपास अपने आप में एक ऐसा रेशा था जिसके द्वारा बनाए गए सूती वस्त्र सुखद और आरामदायक होते थे। तो जब कपास की अवेलेबिलिटी ब्रिटेन के पास इजिप्ट और इंडिया के द्वारा हुई, तो फाइनली ऐसे जो है वस्त्र को, सूती वस्त्र को बनाने की ओर वो प्रेरित हुए। और चूँकि उसका मार्केट ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया में और यूरोप में भी, ब्रिटेन में भी, तो एक बड़ा बाज़ार था और एक प्रचुर मात्रा में इसके लिए एसेंशियल जो रॉ मटेरियल्स था वह उपलब्ध था और बुनाई रंगसाजी की परंपरा भी थी। इसी क्रम में कुछ ऐसे आविष्कार भी हुए जिसके कारण कॉटन इंडस्ट्री को एडवांटेज हुआ। जैसे 1733 में जॉन के नाम के एक बुनकर ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया, जिससे जो ट्रेडिशनली जो कॉटन जो बुना जाता था, जिसकी बुनाई होती थी, उसके मुकाबले उससे 8 गुनी मात्रा में वह बुनाई करने में सफल रहा। वह ऐसा एक करघा था, करघा जिससे 8 गुनी मात्रा में उस फ्लाइंग शटल के द्वारा बुनाई की जा सकी। लेकिन बुनाई के पहले कताई ज़रूरी थी और कताई के क्षेत्र में इस तरह का कोई यंत्र विकसित नहीं हुआ था और इसके प्रयास लेकिन जारी थे। 1764 में हारग्रीव्स ने इसका एक सलूशन निकाला। उसने स्पिनिंग जेनी नाम का एक यंत्र बनाया, जिससे कताई जो है तेज़ी से होने लगी। और स्पिनिंग जेनी के बाद 1769 में आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नाम का एक ऐसा यंत्र बनाया, जिससे कताई और अधिक स्पीड से होने लगी। क्रॉम्पटन ने म्यूल नाम का एक ऐसा यंत्र विकसित किया, जिसमें कताई तेज़ी से तो होती ही थी, साथ साथ जो कताई थी, जो सूत था, वह बारीक बिल्कुल होने लगा, जिससे जो है सो फाइन क्वालिटी का सूत तैयार हुआ, मलमल का इससे निर्माण संभव था। फिर 1785 में कार्टलाइन ने बनाया पावर लूम और उस पावर लूम की सहायता से उस लूम को, उस करघे को अब सोर्स ऑफ एनर्जी की सहायता से, यंत्र की सहायता से, एनर्जी की सहायता से, शक्ति की सहायता से चलाया जा सका। तो फ्लाइंग शटल से लेकर के पावर लूम तक जो कॉटन इंडस्ट्री में आवश्यक यंत्र थे जो विकसित हुए, उससे यह बड़े पैमाने पर कपड़ों का उत्पादन संभव हो सका और उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। तो जब इंग्लैंड या यूँ हम कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में डोमेस्टिक, जो भारत में जो सूती वस्त्र के उत्पादक थे, उनसे जब कंपटीशन कर रही थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी, तो अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करके यहाँ पर बेचने में वह किस प्रकार से सफल होती, इसका सलूशन वहाँ पर निकालने का प्रयास किया गया कि भारत में एक बड़ा बाज़ार था सूती वस्त्र का। ऑल्सो इटसेल्फ यूरोप में भी एक बड़ा बाज़ार था, ब्रिटेन में भी बाज़ार था, लेकिन भारत में भी इसकी संभावना थी। तो इन्होंने यूरोप और भारत सब जगह, दोनों जगहों पर यह प्रयास किया कि किस प्रकार से हम
ऐसा कॉटन तैयार करे, फैब्रिक तैयार करे जो भारत में भी बेचा जा सके। और ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन थे, अचीवमेंट्स थे, इसका उनको एडवांटेज मिला और सूती वस्त्र का उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। और सूती वस्त्र के उत्पादन के साथ साथ हम देखते हैं जैसे आयरन स्टील कंपनी है, माइनिंग्स डेवलप हो रही है, कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और इसके साथ साथ एक केमिकल इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही है। केमिकल इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हो रही है कि कपड़ों की रंगाई के लिए उन्हें ऐसे रंग की आवश्यकता थी और ऐसे रसायनों की आवश्यकता थी जिससे जो है चटक तरीके के रंग, टिकाऊ रंग, स्थायी रंग जो है सो निर्मित किए जा सके। तो एक वहाँ पर इस तरह से केमिकल इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर रही थी। ब्रिटेन में एक चीज़ और देखने को मिला कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कों का निर्माण हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर में नहरों का भी विकास किया गया। उन नहरों से उनको, ब्रिटेन को या इंग्लैंड को दो प्रकार का फ़ायदा था। एक तो सिंचाई के लिए जल अवेलेबल था, और साथ साथ जो है वह नौ परिवहन भी अवेलेबल हुआ, जिससे डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स थे वहाँ तक इनपुट मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स को ले जाना, या फिर जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स था उसको मार्केट तक, गोडाउंस तक या पोर्ट्स तक जो है ले जाया जाना संभव हुआ। तो ऐसी कंडीशंस ब्रिटेन में अवेलेबल थी, लेकिन जो उस समय दूसरे जो यूरोप के राष्ट्र थे वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ नहीं थी। इनकी जगह पर ब्रिटेन के दूसरे जो यूरोप के दूसरे राष्ट्र थे वहाँ पर दूसरी समस्याएं थी। जैसे इटली यूनिफिकेशन के लिए जो है संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। जर्मनी में भी इंटरनल प्रॉब्लम्स थे, उनका भी यूनिफिकेशन पूरा नहीं हुआ था। तो जर्मनी, इटली इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। फ्रांस में नेपोलियन ने जो फ्रांस को विभिन्न युद्धों में उलझाए रखा, इसके कारण उसके संसाधनों का अपव्यय भी हुआ, अशांति बनी रही, और फाइनली जो है नेपोलियन की पराजय के बाद कुछ दिनों के लिए स्टेबिलिटी आती भी है। तो कुछ समय के पश्चात नेपोलियन तृतीय के उदय के पश्चात पुनः वो सारी संभावनाएं फिर निर्मूल हो गई। फ्रांस जो है सो लगातार युद्धों में शामिल रहा, जिससे उसके संसाधनों पर दबाव बना और ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ सफ़र कर रही थी। इसका लाभ जब फ्रांस युद्ध लगातार छेड़े हुए था, यूरोप में जब युद्ध चल रहे थे, तो इसका लाभ ब्रिटेन ने उठाया, और जो एक वैक्यूम था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का, जो डिमांड्स थी जो यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में, पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन के जो फ्रेंड्स कंट्री थे उनके बीच जो एक डिमांड थी, उसको पूरा करने की कोशिश की, और उस क्रम में इन्होंने अपना प्रयास बढ़ाया और इन्होंने जो सो प्रोडक्शन बढ़ाया। और प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण इनको जो इंडस्ट्री जो एस्टेब्लिश हो रहे थे उसको उस समय लगातार फ़ायदा होता रहा। और इसमें एक और दूसरी बात थी कि जब यह वॉर जब एंड हुआ तो ब्रिटेन का जो प्रोडक्शन कम हुआ, और जब प्रोडक्शन कम हुआ तो प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए उन्होंने फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के प्रयास शुरू कर दिए। तो ब्रिटेन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई थी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन के पश्चात वहाँ पर राजा ने संसद की संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। मध्य वर्ग वहाँ पर मुख्य धारा में आ गया था, वह राष्ट्र को संचालित कर रहा था, उसकी स्थिति में था या संचालित कर रहा था। वहाँ पर फिजूल टैक्स नहीं थे। डोमेस्टिक जो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी जो है अनइंटरप्टेड चल रही थी, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी वहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा था। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी संरक्षण दिया जा रहा था। उदारवादियों का, मॉडरेट्स लोगों का यह देश था। चर्च का कोई हस्तक्षेप नहीं था। सामाजिक जीवन में शांति थी, राजनीतिक शांति थी, स्थिरता थी। लेकिन यह स्थिति यूरोप के अन्य देशों में उस समय नहीं थी। फ्रांस लगातार डोमेस्टिक लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था, इनस्टेबिलिटी थी, वह युद्धों में लगा हुआ था, और खुद उसने अपना नुकसान उठाया ही, लेकिन साथ साथ नीदरलैंड को भी उसने नुकसान पहुंचाया।
तो फ्रांस की साम्राज्य विस्तार का नुकसान यहाँ इटली, नीदरलैंड और फ्रांस को खुद हुआ। तो जो पोटेंशियल्स थे, पोटेंशियल जो जिनके अंदर थे, जो वेस्ट यूरोप के जो ये कंट्री थे जहाँ पर पोटेंशियल्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, वो उस समय इसका लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि डिफरेंट रीजन से वे लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए कमिट नहीं हो पाए थे। जबकि इंग्लैंड जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करने के पश्चात सामाजिक शांति और उद्यमिता को क्रमिक रूप से बढ़ावा दे रहा था। एक और अन्य बात थी कि ब्रिटेन जो है वह नौ धनाढ्यों का, कुलीनों का देश नहीं था, बल्कि यह उद्यमियों, व्यापारियों का देश था। यहाँ के सिविलियंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप में, ट्रेड में यकीन रखते थे, न कि वह जो है सो बड़े वैभवपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन जीने में या दिखावे के लिए, शान शौकत के लिए फिजूल खर्च करने में। तो वो वहाँ की सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी कि ट्रेड, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पर इम्प्रूव कर रहा था, उसे वहाँ पर रिकग्नाइज किया जा रहा था और परसू भी किया जा रहा था। लेकिन ठीक यही स्थिति यूरोप के अन्य राष्ट्रों में नहीं थी। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा भी पब्लिक पॉलिसी या इस तरह की फिस्कल पॉलिसी लगातार बनाई गई, जिस कारण से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एडवांटेज मिलता रहा और जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री थी वो इम्प्रूव करती गई, वो प्रॉफिट अर्न करती गई। तो इस तरह से अब देखते हैं कि ब्रिटेन में जो आम जनजीवन था या जो ब्रिटेन के जो लोग थे वो वहाँ पर रोज़गार पा रहे थे, उद्यम में लगे थे, रोज़गार बना हुआ था, वहाँ परचेजिंग पावर भी था, तो डोमेस्टिक डिमांड भी बना हुआ था और जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट की लगातार कोशिश की जा रही थी, जिसका एडवांटेज ये हो रहा था कि उनके द्वारा जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट थे उसकी क्वालिटी बेटर थी और उनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ किया जा सकता था। तो ब्रिटेन पूरी दुनिया में कंपटीशन दे रहा था और वह अपने उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने में सफल रहा, जिस कारण से जब लगातार डिमांड बनी रही तो इस तरह से ब्रिटेन जो है या ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वह प्रॉपरली आगे बढ़ता गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, वहाँ की राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक प्रगति और उसके साथ साथ वहाँ की राजनीतिक स्थिरता, वहाँ का सामाजिक आर्थिक वातावरण, बैंकिंग, बीमा सेक्टर का पहले से विकास हो जाना, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और जो कैपिटल है उसका प्रॉपर एवं पॉजिटिव यूटिलाइजेशन, सकारात्मक। तो यहाँ हम देखते हैं क्रमिक रूप से कि इंडस्ट्रियल कैपिटल काफ़ी एम्पल मात्रा में अवेलेबल था, जिसके कारण से वहाँ पर कभी इंडस्ट्री को लैक ऑफ कैपिटल का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, लॉसेज होते थे, लेकिन प्रॉफिट इतना हो रहा था कि लॉसेज के बाद भी कई कंपनियां दिवालिया भी हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी उसको एनकैश करने के लिए दूसरे एंटरप्रेन्योर या जो इन्वेस्टर थे वो आते रहे और उन्होंने उस स्थिति का लाभ उठाया और लगातार जो है प्रयास करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वहाँ पर सफल बनाया। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से ब्रिटेन की उत्पादन प्रणाली में परिवर्तनों के बाद, ब्रिटेन में उत्पादन प्रणाली में परिवर्तनों के पश्चात किस प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वह सफल हुआ। अगले क्लास में, अगली चर्चा में, डिस्कशन में हम यह कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट्स के बारे में देखें कि किस प्रकार से इसने जो है सो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया, क्या इसके इम्पैक्ट थे और वास्तव में तब परीक्षण करेंगे कि यह किस प्रकार से क्रांति थी या यह एकमात्र परिवर्तन था या सिर्फ एक कॉटन इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन थी या सिर्फ जो है सूती वस्त्र उद्योग की क्रांति थी या प्रॉपरली या पूर्ण रूप से यह एक औद्योगिक क्रांति थी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, फिर आपसे इस पर पूरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।